कानून के माध्यम से उस पर प्रकाश डालने के लिए की जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आप इन्हें जानते हैं, पूरा देश इन्हें जानता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन J&K, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। उनके साथ ही स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं। हमारे साथ मुनीश खजूरिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व जिला प्रधान हैं। और हमारे साथ अजय वैद्य जी हैं, जो स्टेट के पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं भाजपा के। मैं निवेदन प्रेस के बंधुओं से यही करूंगा कि डिटेल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे जो हमारे मेन स्पीकर, की स्पीकर दिल्ली से चल के आए हैं, उनकी बात सुन लें। और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में जब इनका वक्तव्य समाप्त हो जाता है तो आप इनसे सवाल पूछें, ताकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में सही जानकारी जम्मू कश्मीर के निवासियों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संबंध में की जा रही है। आपके जितने भी सवाल हैं वक्फ एक्ट 2025 और अश्विनी जी। अंकुर जी, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। खबर पालिका के सभी सदस्यों को, आप लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब ही है समविधान, सबके लिए एक समान विधान, एक जैसी व्यवस्था सबके लिए है। भारत के संविधान में वैसे वक्फ शब्द नहीं है। भारत के संविधान में चैरिटी शब्द है, उसी को चैरिटी को है। दान बहुत ही पवित्र शब्द है, वक्फ बहुत ही पवित्र शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी होती है, दूसरों की नहीं की जाती है। दूसरा, जो जमीन वक्फ हो जाती है वो केवल उसी कार्य के लिए उपयोग होती है जिस कार्य के लिए उसको वक्फ किया गया। दान जिस लिए किया जाता है उसी के लिए उपयोग होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जो पुराना वाला वक्फ एक्ट था, तो मैं आपको 3 विषय बताऊंगा कि ये पुराना वाला कानून असंवैधानिक भी था, अनकुरानिक भी था, अन इस्लामिक भी था। नया कानून उन तीनों तरीके से फिट बैठा। अन इस्लामिक क्यों? अन इस्लामिक इसलिए कि वक्फ जिस लिए किया जाता है वो जमीन उसी उपयोग के लिए आना चाहिए। अब किसी ने अगर जमीन वक्फ कर दिया और उस पे अगर बियर बार खुल गया और शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो अपने आप में एक तरीके से वक्फ की धज्जियां उड़ गई। अगर वक्फ की हुई जमीन पे डांस बार खुल गया और डांस करना ही इस्लाम में हराम है, तो उस वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी मतलब जिस लिए किया गया वो सब बेकार हो गया। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे शुअर का गोश्त बेचा जा रहा है तो वो पूरा वक्फ बेकार हो गया। और अभी तक पुराने कानून के अंतर्गत जो जमीनें वक्फ हो रही थी वहां पे हराम है। दूसरी बात, वक्फ जो है, वक्फ, दान, चैरिटी तीनों एक ही शब्द है। अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अपनी जमीन जो जायज तरीके से कमाई गई हो, उस तैनी जमीन हो या मेहनत ईमानदारी से खरीदी गई जमीन, दूसरों की जमीन को कब्जा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हराम भी है। और ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग करके ये किया गया। गांव समाज की जमीन थी, गरीबों की जमीन थी, भूमिहीनों की जमीन थी, मजलूमों की जमीन थी, चुपचाप उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और डिक्लेयर करके उसको बेच भी दिया गया। ऐसे देश में अनेक ऐसे केस हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल चल रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे लोग अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, वहां मैरिज हॉल बने हुए हैं, वहां पे जो है पावर की अनलिमिटेड पावर दे रखी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रखे वही जमीन उसकी। न कागज देखना, न कागज दिखाना, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां जमीन हाथ रख दे वही जमीन उसकी। उस सेक्शन 40 को इसमें बदला गया है। इसका मतलब ये हुआ, अब जायज तरीके की जमीन ही वक्फ डिक्लेयर हो पाएगी। जो नाजायज जमीन है, जो हराम जमीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं एग्जांपल के अनुसार। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा दान करना है,
तो मैं अपना ही पैसा दान करूंगा, किसी दूसरे की पॉकेट मार के दान नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, कोई एम्बुलेंस दान, वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर रहा था और मैंने जैसे पहले बताया था उसको अलग तरीके से बेच रहा था, लैंड माफियाओं को बेच रहा था, बहुत सारे कारोबार करने वालों को बेच रहा था। ये एक दिक्कत आ रही थी। अब इस नए वाले कानून में, जिसका नाम उम्मीद है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा उतरने वाला कानून है। संविधान की उम्मीद पे भी खरा उतर रहा है और जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनकी आशा पे भी खरा उतरेगा, क्योंकि अब वो जो जमीन है, वक्त में प्रॉपर्टी में जितनी जमीनें हैं, पहली बात तो ऑडिट के बाद आएंगी और जो जमीनें हैं उनका प्रॉपर सदुपयोग हो। अभी डीएम को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो ऑडिट भी कर सके, देखभाल भी कर सके, उन जमीनों का कैसे सदुपयोग हो रहा है उसको भी देख सके। तो कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्री का एक नया पोर्टल भी है जहां उसको रजिस्टर भी किया जाएगा। तो जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो अनैतिक कार्य हो रहे थे वो अनैतिक कार्य भी खत्म होंगे। जो दूसरों की जमीन पे कभी कभी कब्जा कर लिया जा रहा था, कभी किसी मंदिर को कब्जा कर लिया, किसी गुरुद्वारे को कब्जा कर लिया, किसी बौद्ध मठ को कब्जा कर लिया, वो काम भी अब रुकेगा। और सबसे बड़ी बात, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अब वो माफियाओं के कब्जे से मुक्त होगी और उसका सदुपयोग होगा। उसका लाभ जो हमारी गरीब मुस्लिम बहनें हैं, चाहे वो 3 तलाक से पीड़ित हैं या विधवा, इसका डिजिटलाइजेशन का भी इसका प्रोसेस शुरू होगा। जब डिजिटल चीजें होती जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धोखाधड़ी की समस्याएं खत्म होती जाएंगी। एक मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत ही कम संख्या होती है वोहरा और आगा खानी की। वो बेचारे माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी है, इसलिए इनको कोई सुनता ही नहीं था। तो कम से कम उनका अपना अलग का उनका एक अपना स्वयं का बोर्ड बन जाएगा। लगभग 80% प्रॉपर्टीज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, उनकी प्रॉपर ऑडिट होगी और ऑडिट के बाद जो चीजें जिसकी हैं, जो सरकारी संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति वापस होगी और जो वास्तव में वह प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मैं उदाहरण के लिए कुछ मिसयूज बताता हूं। चेन्नई में 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, दोनों मुस्लिम परिवार के, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसको वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। न माँ बाप ने कभी वक्फ किया, न दादा दादी ने कभी वक्फ किया। चूंकि दोनों भाई लड़ रहे थे इसलिए वक्फ बोर्ड की उसमें नजर पड़ गई, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से मेरठ में एक गरीबों का पूरा हॉस्टल बना हुआ था, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और उनको हटा दिया। जो बेचारे वहां पे गरीबों के लिए हॉस्टल चला रहे थे उनको हटा दिया। चेन्नई में ही हिंदू मंदिर को कब्जा बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी। हरियाणा में एक गुरुद्वारे को बता दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। कर्नाटक में ऐसे लगभग 1200 एकड़ जमीन थी, किसानों की जमीन थी, उनको बाद में पता चला ये भी वक्फ प्रॉपर्टी थी। जो चोर दरवाजे से काम हो रहा था वो बंद होगा, प्रॉपर इसका पब्लिकेशन होगा और संविधान की दृष्टि से जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी है, वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और अब आगे से जितना पहले कब्जा किया गया है उसका भी ऑडिट होगा। जिन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है उनको कागज दिखाना पड़ेगा। वो कागज नहीं दिखाएंगे, ये सिस्टम बंद होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ सबको मिलेगा और सबसे ज्यादा लाभ तो इनफैक्ट मुस्लिम गरीब महिलाओं को मिलेगा, विधवा महिलाओं को मिलेगा, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है ये जो पुराना कानून था पूरी तरीके से, 1-2 बातें और इसमें मैं बता दूं। जैसे आपको पूरे गल्फ कंट्री में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, क्योंकि मज़ार बनाना इस्लाम में हराम माना गया है। पूरे गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, क्योंकि दरगाह पे जाना इसको। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो पुराना वाला कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था, अन इस्लामिक भी था, अनकुरानिक भी था। ये नया वाला कानून संवैधानिक भी है, इस्लाम की दृष्टि से भी अच्छा है। जो अपनी नेक नियति से जमीन दान किया है उसका प्रॉपर सदुपयोग किया है और जिन लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो नदियों के किनारे की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं या ग्राम समाज की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, खेल का मैदान कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऊसर जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं, बंजर जमीन को कब्जा करके बैठे हैं, आपके जम्मू कश्मीर में जंगलों की जमीन को जिन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं वक्फ के नाम पे,
उन लोगों को अब कागज दिखाना पड़ेगा। ये कानून सबके हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल रहेगा सर, एक बार पहले आपने देखा तो कुछ देखिए, हमने आज बड़ी अच्छी जो है बातें सुनी वक़्फ़ के संदर्भ में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम समुदाय को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि वक़्फ़ जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, इससे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा ही होने वाला है। वक़्फ़ अगर हम ब्रॉडली समझे तो दो तरह के होते हैं। एक तो वक़्फ़ हुआ है जो पब्लिक वक़्फ़ है, जो आम पब्लिक के लिए इस्लाम की राह में जो है उनकी प्रॉपर्टी की जाती है। दूसरा इस्लाम में कंसेप्ट है कि पर्सनल वक़्फ़ भी होता है, वक़्फ़ुल औलाद होता है, जिसमें वक़्फ़ कोई प्रॉपर्टी की जाती है अपने खानदान के किसी बंदे के लिए। अब दिक्कत ये है कि अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि ये प्रेस क्लब मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं कहीं जाके मुकदमा करूंगा ना, कोई फैसला करेगा? मैं खुद ही थोड़ी फैसला कर सकता हूँ। वक़्फ़ एक्ट में ये प्रॉब्लम थी कि वक़्फ़ एक्ट में जो स्पेशल ऑफिसर होता है वो डिसाइड कर देता है कि ये फलां प्रॉपर्टी वक़्फ़ है, और फिर वो फैसला जो है वो मान्य हो गया, उसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। रिट फाइल हो सकती है, लेकिन फैक्चुअल रेमेडी नहीं थी। तो एक तो पहले इसमें ये सबको बराबर लाने की बात है। अगर कोई मंदिर में किसी प्रॉपर्टी को, किसी चर्च ने, किसी गुरुद्वारे ने कहना है कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो अदालत में जाएंगे, मुकदमा करेंगे, खुद ही फैसला नहीं करेंगे। तो सबको बराबरी पे लाने की बात है। दूसरा ये है कि जो जेन्युइन वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसके बारे में बिल्कुल भी इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जेन्युइनली वक़्फ़ प्रॉपर्टी दी गई है उसके ऊपर कोई दिक्कत होगी। हाँ, जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ थी नहीं कभी भी, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड ने या स्पेशल ऑफिसर ने किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कभी वक़्फ़ की नहीं गई उसको नोटिफाई करके उसको वक़्फ़ प्रॉपर्टी बना दिया, तो वो दिक्कत की बात जरूर है। हमारे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर कहेंगे तो पुंछ में, रजौरी में, जम्मू में काफ़ी जगह पे दिक्कतें आई कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लोगों के कब्जा में 100 साल 150 साल से उनकी प्रॉपर्टी थी, ओनरशिप जो है उनकी लिखी हुई थी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ एक्ट के तहत स्पेशल ऑफिसर उन प्रॉपर्टीज को नोटिफाई कर देता है ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी और सारी की सारी वक़्फ़ प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी बात, वैसा में ठीक कहा कि वक़्फ़ की जो इनकम होती है, वो प्रॉपर्टीज जो सही तौर के ऊपर वक़्फ़ को दी भी गई, उनकी जो इनकम होती है उनका सदुपयोग होना चाहिए। आम जो अनाथ है मुस्लिम समुदाय के बीच में, जो अनाथों के लिए क्या किया जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या महिलाओं की भागीदारी है? आप जो वक़्फ़ बोर्ड बनाते हो उसमें महिलाएं नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर में तो फॉर्चुनेटली हमारी चेयरमैन जो है वो महिला है मुस्लिम समुदाय से, लेकिन बाकी जगह पे महिलाओं की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कुल मिला के ये जो अमेंडमेंट की गई है ये एक दूरदर्शी सोच है, जिसमें इंसाफ की बात की गई है, और इंसाफ इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भी होगा। वो लोग जो मुस्लिम समुदाय में पिछड़ा हुआ तबका है उनके साथ भी इंसाफ होगा, और जिनकी प्रॉपर्टी को नाजायज तौर के ऊपर वक़्फ़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया किसी कानून को फॉलो किए बगैर, उनको भी मिलाकर जो है वो इंसाफ। सेठ साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को भी जोड़ा गया, सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में होंगे, तो उनका एतराज़ है, वक्फ बोर्ड जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि हमें तो इंसाफ मिलेगा ना जब गैर मुस्लिम जो है इस वक्फ बोर्ड में होंगे। नहीं, वो गलत बयानी है, वो केवल गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आरबीए मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 2 बजे सुनवाई होगी। जो जैसे मंदिर होता है, मंदिर चलाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, मंदिर में पूजा कब होगी, कैसे होगी, वो हिंदू करते हैं, लेकिन वहाँ साफ सफाई होगी, सिक्योरिटी होगी, व्यवस्था होगी, उसको देखभाल करने के लिए वहाँ कलेक्टर भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। ऐसे ही वक्फ की ज़मीन का कैसे सदुपयोग किया जाए, उसको कैसे यूज़ किया जाए, वहाँ अनाथालय खोलना है, स्कूल खोलना है, तालीम देनी है, गरीब बच्चों के लिए कोई हॉस्टल बनाना है, क्या करना है, वो मुस्लिम समुदाय के लोग देखेंगे। वहाँ भ्रष्टाचार न हो जाए, वहाँ दादागिरी न हो जाए, वो देखने के लिए
स्वाभाविक सी बात है। ज्यादा तो गैर मुस्लिम हो गए। नहीं, ये गलत फहमी, ये अच्छा, भ्रम दूसरा फैलाया। मेरा सवाल है इस कानून के माध्यम से दूसरे उसमें गैर मुस्लिम जो है उनको ऐड किया गया था। हिंदू कम्युनिटी के जो श्राइन बोर्ड होते हैं या फिर सिख कम्युनिटी की जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है उसमें करके दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ऐड किया जाएगा और उनके माध्यम में क्या कुछ हो रहा है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। आम की तुलना इमली से नहीं करना चाहिए। आम की तुलना आम से करना चाहिए, इमली की इमली से। हिंदू बोर्ड, सिख बोर्ड की तुलना वक्फ बोर्ड से अभी करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास है वो हिंदू बोर्ड, जैन बोर्ड, सिख बोर्ड के पास नहीं। दूसरा, वक्फ बोर्ड के पास अपना खुद का ट्रिब्यूनल भी है जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, बहाई किसी के पास नहीं। इसलिए मैंने कहा आम की तुलना इमली से करना ठीक नहीं है। आज भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आज भी अगर उनका कोई विवाद होगा, अग्रवाल धर्मशाला बनेगी, जैन धर्मशाला बनेगी, माहेश्वरी धर्मशाला बनेगी, मारवाड़ी धर्मशाला बनेगी, खत्री धर्मशाला बनेगी या उसका जो भी उपयोग करेंगे, अगर उस जमीन में कोई विवाद हुआ तो उसके लिए कोई अपना सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल या हिंदू ट्रिब्यूनल या जैन ट्रिब्यूनल या बौद्ध ट्रिब्यूनल नहीं है। इसलिए वो तुलना करना ही एकदम अपने आप में गलत। मेरा एक सवाल है, जो बीजेपी कम्युनिटी के लोग मुसलमान कम्युनिटी के एक शख्स को टिकट नहीं देते, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते, वो लोग मुसलमानों के हमदर्द कब से होते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पुराने कानून का लाभ नेताओं को मिल रहा था, होटल चलाने वालों को मिल रहा था। पुराने वाले कानून का उपयोग ये हुआ कि हैदराबाद में लगभग 3000 एकड़ जमीन पे कब्जा करके वहां इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में 5-5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं और जो फीस दे पाता वही पढ़ता है। गरीब मुसलमान तो 5 लाख रुपए फीस दे नहीं पाता। फार्म हाउस बना दिया है, फार्म हाउस बना दिया, बड़ी बड़ी शादियां हो रही, 1-1 करोड़ रुपए लेके शादी के लिए वो मंडप उठा रहे हैं। तो एकदम गरीब वाला जो कहते नहीं, जिसको पसमंदा कहते हैं, वो तो बेचारा 1 करोड़ रुपए देकर वहां आके शादी नहीं कर सकते। तो इस पुराने वाले कानून का लाभ उनको मिला जो लैंड माफिया थे, जो इस जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए थे और होटल बना के बैठे हुए थे, डांस बार बना के बैठे थे, बियर बार बना के बैठे थे, सट्टा बार बना के बैठे थे, या हुक्का बार बना के बैठे थे, या अलग अलग तरीके इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठे थे या मेडिकल कॉलेज खोल के बैठे थे, पैसा कमा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है। एक सवाल करना चाहूंगा। आज जैसे 5 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी है। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के जवाब मांगे थे, जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, आपको लगता है वो सारे सवालों के जवाब आज वो पक्ष दे पाएंगे? जिसमें उन्होंने ये सबसे मैं 3 मुख्य धारा आपको बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि क्या हिंदू जो श्राइन बोर्ड है, क्या सरकार उसमें मुस्लिम मेंबर्स बनाने में सोच विचार कर सकती है? दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो आप ये कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल में जो है वो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में केसेस जो है वक्फ के नहीं जाते। एक बड़ा ही चर्चित नाम है मुकेश अंबानी, उनका एंटीलिया हाउस जो है वो आज भी 2017 में उसकी एक हाई कोर्ट से जो हियरिंग आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में उसको शिफ्ट किया जा रहा है, वो केस आज भी वक्फ बोर्ड का और मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस का लगा हुआ है। तो जो विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग, जो बीजेपी ये कह रही है कि हाई कोर्ट में 2013 से पहले कोई केस जाता नहीं था या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था, वो उसमें जो है वो गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जो है वो कोई भी उनका योगदान नहीं है। हालांकि आप पंजाब में देखें तो पंजाब में 3 वक्फ बोर्ड हैं जिनकी सारे अध्यक्ष जो हैं वो महिलाएं हैं, केरला में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है। तो ये विपक्ष आप लोगों पर ये इल्जाम लगा रहा है कि आप ये जो बातें जो बोल रहे हैं वक्फ के समझ गया, मैं आपको तीनों का उत्तर देता हूं। जवाब दीजिए। पहली बात तो आपको मैं बताऊं, 3 तलाक का विरोध किसने किया? ओवैसी, कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा। और 3 तलाक खत्म होने का फायदा किसको मिलता है? मुस्लिम बेटियों को। 3 तलाक से परेशान कौन था? मुस्लिम बेटियां। और 3 तलाक कानून बनने का फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। और 3 तलाक का विरोध किसने किया? तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, आर्टिकल 370 खत्म करने का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला?
मैं आपके सवाल को आ रहा आप हूँ। मेरे सवाल को आपने पूरा सवाल कर लिया। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आपका सवाल हो गया ना। दे पाएंगे कि नहीं दे नहीं, पाएंगे? उत्तर मुझे कैसे देना मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल आपने पूछ लिया। 370 खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? कश्मीर के लोगों को। कश्मीर में 98% कौन है? मुस्लिम। 370 खत्म हुआ, लोग टूरिस्ट आने लग गए, वहां थोड़ी और चीजें बढ़ी, तो अल्टीमेटली जीवन यापन किसका बढ़ा? जो वहां ड्राइवर काम कर रहा था, जो चाय की दुकान खोल के रखा था, या बाकी जो काम कर रहा था। अब मैं आता हूँ इस कानून पे। पहली बात तो ये सारे जवाब एक हफ्ते पहले दिए जा चुके हैं, काउंटर फाइल हो चुका है। अब उसमें जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं, सब बताया जा चुका है। आज 2 बजे सुनवाई है। जितने उनके आरोप थे सारे आरोपों के जवाब दे दिए। हाँ, सरकार ने जो पूछा है उसका जवाब अभी तक ओवैसी जी ने नहीं दिया। भाई वक्फ गरीब आदमी नहीं कर सकता। वक्फ कौन करेगा? जमीन दान कौन करेगा? जो अमीर होगा। आज तक ओवैसी साहब ने ये नहीं बताया, और मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि ओवैसी साहब बताएं कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। या जो लोग इस नए वाले कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जो बार बार कह रहे हैं कि ये नया कानून आने से वक्फ की प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी, तो वो बताएं पहले कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया था, और ये कानून आने के बाद उनकी कितनी इंच वापस ले लिया सरकार ने। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद भी व्यक्तिगत रूप से उठाया। कि सबसे पहले तो जितने याचिकाकर्ता हैं इनसे ये पूछ लीजिए, आप जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब से पूछिए कि इनके परिवार में कितनी वक्फ किया और कितनी जमीन इनकी सरकार ने ले ली। ओवैसी साहब से यही सवाल पूछ लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने मेंबर हैं जो बार बार कह रहे हैं ये कानून आएगा तो सरकार जमीन वापस ले लेगी, तो कानून तो आ चुका है, अब तक कितनी जमीन सरकार ने ले लिया वो प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। पॉलिटिकल क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी जो ये कह रही है कि कल को अगर ये वक्फ की बात जो भी इसमें कलेक्टर जो दिया गया है वो सरकार का ही आदमी है, वो उनका ये कहना है कि कल को अगर कोई हमारी मंदिर मस्जिद की कोई जमीन है या कोई कब्रिस्तान है, अगर वो कल को ये निकल के आता है कि ये वक्फ की जमीन है, तो क्या वो जमीन सरकार ले लेगी? क्या कल को उसमें कुछ और डेवलपमेंट होगी? ये जो डर उनके मन में है, इसको आपने ये केवल पॉलिटिकल डर है, और पॉलिटिकल डर वो लोग फैला रहे हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है, और कोई डर नहीं। एक सवाल मेरा सर मेरा सवाल है, हो गया सर आपका? एक सवाल ये लीजिए ना, ये जो बिल है, ये लोग जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं, ये एक रास्ता खुल गया है कि कल को दूसरे धर्मों में भी दखलंदाजी होनी शुरू हो जाएगी। ये पहला वाकया, इसके बाद दूसरे धर्मों के बीच में भी जो है दखलंदाजी होगी। क्या कहेंगे? देखिए, एक पिछले 10 साल से आरोप लग रहा है तानाशाही है, तानाशाही आ जाएगी। 10 साल से आरोप लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 10 साल से आरोप लग रहा है भारत का सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। तो चूंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठा आरोप लगाना अपराध नहीं है, झूठी बात करना अपराध नहीं है, झूठा खटाखट स्कीम लॉन्च कर देना अपराध नहीं है, तो सबको झूठ यहाँ चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बना हुआ है उसका फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज ये सारी शंकाएं निर्मूल है। ये कानून मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा चर्चा करने के बाद ये कानून बना है। स्वतंत्र भारत में आज तक किसी कानून की इतनी चर्चा ही नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।